हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार बाइती रामेश्वर क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने छुट्टियों के दौरान आप लोगों की पढ़ाई का बीड़ा उठाया है, अतः आप लोगों को निरंतर क्लासेस मिलती रहे, इसके लिए आप लोगों के लिए भी ये ज़रूरी है कि आप लोग अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए लगातार क्लासेस को देखते रहें। एक बड़ी ही अच्छी बात रही कि कल के वीडियो का रेस्पॉन्स जो है बहुत अच्छा आया, आप लोगों ने उसे देखा और एक विद्यार्थी रमेश ने एक डाउट भी पूछा जो कि मैं अभी स्टार्ट करने से पहले क्लियर करके आगे बढ़ूंगा। तो दोस्तों, अगर आप लगातार पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको ये पता लगेगा कि कहाँ कौन सी चीज़ है और हमें क्या पूछना है। आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके या रामेश्वरम क्लासेस के व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चन डाउट के जो भी हैं वो पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अपने जो डाउट आया था वो ये था कि हमने एक ग्राफ बनाया था महत्तम पूर्णांक फलन का। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन मूल बिंदु था। महत्तम पूर्णांक फलन में y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ये जो सिंबल था, इसका अर्थ मैंने कल आपको बता दिया था। जो डाउट था वो ये था कि सर आपने ये जो इंटीजर पॉइंट है, ये जो इंटीजर पॉइंट है, इन पर ग्राफिकली बबल जो है वो शो नहीं हो रहा, बल्कि आप शब्दों में वहां बबल बता रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखिए जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये देखिए 0 से 1 तक अगर x का वैल्यू रहता है तो उसका y मान जो होता है महत्तम पूर्णांक में वो हमेशा क्या रहता है, 0 ही रहता है और ये यहां बबल रहेगा, यहां ग्राफ टूट जाता है। लेकिन चूंकि मैंने कल आपको बताया था कि इसका प्रांत जो होता है, प्रांत वो होता है r, क्योंकि हम r से r में फलन को क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। तो r से r में दर्शा रहे हैं, प्रांत इसका r है। r क्यों है? क्योंकि इस एक पे फलन टूट तो गया, लेकिन इसका मान जो है वो y इक्वल टू 1 पर हमें पुनः प्राप्त हो जाता है। ये देखिए आप, मैं y इक्वल टू 1 पे इसके मान को यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं और अब 1 से 2 के बीच ये ग्राफ इस प्रकार से चलता है और ये 2 पर आकर के ये यहां फिर से बबल बन जाता है और फिर 2 से 3 के बीच मुझे ये वैल्यू 2 पे मिलती है, यहां पर ये 2 हो जाता है और 2 से 3 के बीच मुझे जो मान मिलता है वो आपका हमेशा 2 ही मिलता है और 3 पे आकर के ग्राफ जो है वो पुनः टूट जाता। इस प्रकार से ये चलता रहता है। नेगेटिव में देखिए आप, अगर मुझे वैल्यू 0 से -1 के बीच मिलेगी, देखिए ये मैंने -1 शो कर दिया, 0 से -1 के बीच मिलेगी, तो देखिए हमेशा मेरे पास जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, -1 रहेगी। लेकिन जैसे ही वो कहां पहुंचेगी, 0 पर पहुंचेगी, ये मान जो है देखिए यहां ये ग्राफ टूट जाता है। ओके, अब देखिए अगर वैल्यू कहां रहती है, -1 से 2 के बीच x की वैल्यू रहती है, तो मेरे पास जो ग्राफ आएगा वो -1 पे, देखिए अब जरा ध्यान से देखना, इस चीज को जरा ढंग से समझने की जरूरत है। देखिए अगर मैं यहां 0 पे मान लेता हूं तो मुझे 0 मिलेगा और 1 तक ये वैल्यू हमेशा 0 चलेगा। तो यहां देखिए अब आप, यहां 0 से -1 के बीच इसका मान सदैव -1 चल रहा है, लेकिन -1 पे ये टूट जाता, समझ रहे हो, और टूट करके ये वैल्यू देखना जरा, ये वैल्यू कहां पहुंच जाती है, यहां पहुंच जाती है। कहां पहुंच जाती है, -1 से पीछे आते ही टूट कर कहां जाती है, पीछे, -2 पे आ जाती है, इसके पीछे जाते ही टूट कर कहां जाती है, नीचे। अब जब ये नीचे आ जाती है तो मेरे पास कर्व जो है वो क्या बन जाता है, ये बन जाता है। देखिए आप, ठीक है, अगर हम इस वैल्यू को पॉजिटिवली सोचें, कैसे, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ अगर हम अग्रसर होते हैं तो उस स्थिति में ग्राफ जो है वो देखो -2 से -1 के बीच पिछला वैल्यू मिलता है और -1 पे ये ग्राफ यहां टूटा और ये वैल्यू कहां पहुंच गई, ऊपर पहुंच गई। आपने इसे गलत समझ लिया, आपने ये समझा कि सर यहां से यहां आ रहे हैं, -1 पे टूटना चाहिए, ऐसा नहीं है। ग्राफ हम कहां चल रहे हैं, रियल नंबर में जब चल रहे हैं तो हम असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, छोटे से बड़े की ओर चलेंगे और जब छोटे से बड़े की ओर चलेंगे तो देखिए यहां से जब हम यहां जाते हैं तो यहां ग्राफ टूट रहा है और ये वैल्यू आ रही है, समझ रहे हो मेरी बात को। फिर यहां से यहां जा रहे हैं इस वैल्यू के लिए, तो देखिए ये ग्राफ कहां टूट रहा है, यहां टूट रहा है, उससे पहले वैल्यू ये थी। और इससे नीचे भी अगर हम देखें
तो ये देखिए इससे नीचे वैल्यू जो है वो कहां रहती है, यहां रहती है, और ये -3 पर देखना जरा, ये थोड़ा पीछे लूंगा मैं, यहां इसके नीचे लूंगा, यहां ये वैल्यू आपके पास आती है, ये वैल्यू यहां टूटती है और ये आपके पास कर्व बन जाता है। ये -3 जो है ये वैल्यू आपको कब प्राप्त होगी, ये चीज अपने को यहां देखनी है। देखो अगर -2 से -3 के बीच में लेना, -2 से अगर हम नीचे आते हैं और -3 के बीच रहते हैं तो हमारे पास वैल्यू ये रहती है। ये हमारा कर्व है और मैंने आपको बताया था अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो ये देखिए एक सीडी की आकृति बन जाती है, इसलिए हम इसे सीडी फलन कहते हैं। ये महत्तम पूर्णांक फलन हमने कल बताया था। उम्मीद करता हूं जो रमेश है उनका डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम किस प्रकार से बबल जो है उसे क्लियर कर रहे हैं। एक बात मैं यहां महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में और बता दूं। देखिए महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर अपने पास क्या आता है, y टू ये x दिया हुआ और परिणाम हमारे पास जो वैल्यू आती है वो x आता है, लेकिन ये x जो है वो हमेशा क्या होता है, z होता है, अर्थात परिसर जो है वो z होता है। तो यहां मैंने प्रांत लिखा था, यहां मैं परिसर भी इसका वापस रिपीट कर देता हूं, ये क्या होता है, z होता है। क्लियर। अगर मान लीजिए हमें दो फंक्शन महत्तम पूर्णांक में कंबाइंडली दे दिए जाएं, जैसे मान लीजिए आपको यहां दो वैल्यू दे दी x प्लस वाई और इनका क्या दे दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर दे दिया, और ये वैल्यू किसके बराबर दे दी, z के बराबर दे दी। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब हम इसे सोल्व करते हैं तो हमें इसे समझना जरूरी होता है। तो x प्लस वाई की जो एक्चुअल वैल्यू है वो वैल्यू तो रियल नंबर लाइन में से कहीं से भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो हमें यह समझना पड़ता है कि इनके आफ्टर डेसिमल पार्ट जो हैं उनका सम कितना है। उनका सम अगर 1 से ज्यादा है तो हमारे पास वैल्यू जो है वो इनके अलग अलग ग्रेटेस्ट इंटीजर के +1 के बराबर आती है, x प्लस y और +1। ये +1 कब होता है, ध्यान देना है कि यदि हमारे पास x क्या है 2.71 और y जो है वो क्या है, वो है 1.43। जरा ध्यान से समझना है अपने को। तो अगर इन दोनों का इंटीजर वैल्यू हम निकालते हैं तो आप देखिए जब दोनों को अंदर ऐड करते हैं तो ये वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग के आसपास रहेगी। समझ रहे हो मेरी बात को। और यहां से हम अगर इनका अलग अलग वैल्यू निकालते हैं तो इसका आता है और इसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। तो इसीलिए इसमें क्या किया जाता है, +1 किया जाता है। तो यहां आफ्टर डेसिमल पार्ट जो है उनका सम, ध्यान देना, इस आफ्टर डेसिमल पार्ट को हम क्या कहते हैं, अपूर्णांश भाग कहते हैं। क्या कहते हैं, अपूर्णांश भाग। अपूर्णांश x और अपूर्णांश y अगर क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है या इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो फिर इस स्थिति में हम क्या लेते हैं, प्लस में 1 लेते हैं। और अगर अपूर्णांश भाग लेस देन 1 होता है तो उस स्थिति में हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y बराबर, सॉरी चलो इसे इस तरह लिख लेता हूं, एक्स वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये वैल्यू इसके लिए है, अगर ये कंडीशन है तो ये वेरीफाइड है और अगर ये कंडीशन है तो ये वैल्यू वेरीफाइड है। बाकी ये टॉपिक चूंकि 11 से रिलेटेड है, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह हम 11th क्लास के जो वीडियोस देंगे उसमें बताएंगे, क्योंकि फलन को यहां टच करना जरूरी है, इसलिए मैं अदर फलन के बारे में आपको जानकारी देता हूं। अब देखते हैं अपने अगला फलन। हमने मापांक फलन पढ़ लिया, हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ लिया। अभी हमने बात की थी एक फलन और ये था हमारा f(x) बराबर x, यानी इसे हिंदी में कहते हैं अपूर्णांश फलन। और अपूर्णांश फलन का इंग्लिश में जो वैल्यू, सॉरी जो नेम है या ट्रांसलेशन है वो है फ्रैक्शन फंक्शन। फ्रैक्शन फंक्शन जो है इसके बारे में काफी कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, बड़े ही ध्यान से समझने की चीज है। जरा देखें इसका अर्थ क्या है। यहां भी मैं ले लेता हूं FR2R, R2R लिया मतलब रियल नंबर से, रियल नंबर फंक्शन डिफाइन है। अब अगर मैं ग्राफिकली इसकी बात करता हूं, देखना जरा क्या स्थिति रहती है इसकी ग्राफ में। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये मेरे पास ओरिजिन। अगर मान लीजिए मैं यहां 1 लेता हूं,
यहां 2 लेता हूं और यहां 3 लेता हूं, क्लियर, नो प्रॉब्लम। यहां पर -1, यहां -2, यहां -3 लेता हूं, और y में मैं यहां वैल्यू ले लेता हूं 1, पर्याप्त होगी। अब अगर मान लीजिए मैं फ्रैक्शन फंक्शन का ग्राफ बनाता हूं, तो फ्रैक्शन फंक्शन में मुझे पता है क्या मतलब है इसका। इसका मतलब है कि जो आपको x दिया हुआ है उस x में से जो फ्रैक्शन भाग है, अर्थात जो अपूर्ण है, जो पूरा नहीं है। पूरा नहीं का मतलब क्या हो गया, जैसे 2.02 तो ये अपूर्ण भाग है, 3.05 ये अपूर्ण भाग है, 3.57 ये अपूर्ण भाग है। यानी जिसका हम क्या बना सकें, परिमेय पार्ट बना सकें, रेशनल भाग बना सकें, वो क्या कहलाता है, अपूर्ण कहलाता है। उस अपूर्ण भाग को रिजल्ट के रूप में यानी y के रूप में हमें क्या करना होता है, दर्शाना होता है। अब आप भली प्रकार जानते हैं कि गणित में कोई भी संख्या हो, अपूर्ण भाग जो होता है वो हमेशा कहां से कहां तक होता है, 0 से 1 के बीच होता है। कहीं भी 2 से ऊपर जाएंगे, 2 और 3 के बीच में कितना अंतराल है, 1 का, तो पूर्णांक तो 1 के अंतराल से होते हैं, तो अपूर्ण जो है वो इनके बीच में ही विद्यमान होता है। इसलिए यहां y जो है उसका मान सदैव क्या रहेगा, 0 से 1, y बिलोंग्स टू कर लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। अर्थात हमारे पास परिसर जो है वो बिल्कुल तय हो गया, सिर्फ शब्दों से तय हो गया। कैलकुलेशन में अभी हम इसकी बात देखेंगे, ग्राफ में अपने इसकी बात देखेंगे। y बराबर fx में x क्या है, x कुछ मर्जी है, कुछ मर्जी लो, क्योंकि प्रांत है, पहला समुच्चय फलन का जो होता है वो क्या होता है, r, यानी यहां ये क्या हो गया, प्रांत हो गया। यानी प्रांत और परिसर हमें पहले से क्लियर है। देखिए ग्राफ कैसे बनता है, आप देखिए 0 से स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम यहां लेंगे, जरा ध्यान से समझना, मैंने लिखा f ऑफ x इक्वल टू फ्रैक्शन फंक्शन x, और मैंने x बराबर क्या ले लिया, 0 ले लिया। x बराबर 0 लेते ही मेरा आंसर भी क्या आ गया, 0। क्यों आ गया, क्योंकि दशमलव के बाद अर्थात अपूर्ण भाग इसमें क्या है, 0 है, अर्थात 0 पर मुझे वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। अगर मैं 1 लूंगा तो 1 पर भी वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। 2 लूंगा, 2 पे भी क्या मिलेगी, 0। 3 पे भी 0, -1 पे भी 0, -2 पे भी 0, -3 पे भी 0। यानी मुझे पूर्णांकों पर मान क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। बहुत सिंपल सी बात है। अब पूर्णांकों पर इस फलन की स्थिति है क्या, वास्तव में मान होता है या नहीं, मान तो होता है। तो अब हम क्या करते हैं, 0 से 1 के बीच से आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे जैसे मैं ये देख रहा हूं कि जैसे जैसे x का मान आगे बढ़ता है, y का मान भी उसी अनुपात में क्या होता है, आगे बढ़ता जाता है। भाई x का मान अगर मान लो 0.2 है तो y का मान क्या हो गया, 0.2, तो यहां 0.2 है, यहां भी 0.2 पे ही आएगा। इस प्रकार से ये मान बढ़ता चला जाता है। देखिए, और जब हम कहां पहुंच जाते हैं, 1 पर पहुंच जाते हैं, तो 1 पर आते ही ये ग्राफ क्या हो जाता है, टूट जाता है। ये ग्राफ टूट जाता है और 1 पर इसका वैल्यू पुनः क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और 1 से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, कहां तक जाते हैं, हम जाते हैं 2 तक, देखिए, और 2 पर जाते ही इसका ग्राफ वापस क्या हो जाता है, टूट जाता है। और इसी प्रकार 3 पर भी इसका ग्राफ क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब देखिए ये ग्राफ जो है वो इस प्रकार से बना। इसी प्रकार -1 पे इसका मान 0 है, इसका ग्राफ यहां भी जो है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। देखिए ये यहां कंप्लीट लाइन है और यहां ये ग्राफ टूट जाता है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आप -1 पे इसका मान देखते हैं तो यहां ये 0 हो जाता है, तो -1 और -2 के बीच भी इसके ग्राफ की यही स्थिति रहती है, और 2 पर भी इसकी स्थिति यही रहती है, तो ये ग्राफ फिर से क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो चीज है, ये चीज यहां समझने वाली है। ग्राफ सबने देखा है, आपने पढ़ा भी होगा, बनाया भी होगा, लेकिन यहां एक विशेष बात समझने वाली है। क्या कि माइनस की वैल्यू अगर हमें दी जाए, -1.27 लिख करके अगर हमें दिया जाए, तो 1.27 कहां दिख रहा है, समझना जरा। -1 है, देखना जरा, इस चीज को समझना भली प्रकार से, और इसमें 0.27 यहां कहीं होगा। अब यहां पर y का मान देखिए कहां आ रहा है, देखिए आप, y का मान 0.27 नहीं आ रहा है। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि फ्रैक्शन जो होता है वो कभी ऋणात्मक होता ही नहीं, वो सदैव क्या होता है, धनात्मक।
लेकिन सर संख्या तो आपने ऋणात्मक लिखी है, तो आपको आंसर कैसे निकालना चाहिए? आपको आंसर निकालना चाहिए इस तरह से, क्या कि आप इसे बना दें -2.00 और इसमें से आप क्या कर दें 0.27 को घटा दें। तो अब आपके पास जो आ गया वो क्या आ गया 2 बार, और 27 को ले आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ गया 7.3, यानी घटाएंगे तो अब आपका अपूर्णांक का मान कितना आ गया 0.73। और ये देखिए निश्चित रूप से यह ग्राफिक में इसकी वैल्यू 1 के क्या है पास है। समझ गए मेरी बात को? अतः यहां से हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि फ्रैक्शन का जो रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या आता है धनात्मक, इसीलिए इसका मान सदैव क्या होता है 0 से 1 के बीच होता है। फ्रैक्शन में यानी कि अपूर्णांक फलन और महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर एक रिलेशन भी रहता है जिसको हम यहां आपको बता रहे हैं। महत्तम पूर्णांक फलन बराबर होता है x माइनस उसका फ्रैक्शन। यह बात हमेशा हमें ध्यान में रखनी है, कैलकुलेशन के दौरान हमारे काफी काम आती है कि महत्तम पूर्णांक फलन यानी पूर्णांक तब प्राप्त होगा यदि हम वास्तविक संख्या जो भी है उसमें से उसका फ्रैक्शन यानी दशमलव के बाद का भाग घटा दें तो हमेशा हमें क्या प्राप्त होगा महत्तम पूर्णांक फलन प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया एक फंक्शन हो गया। अब हम जो है नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं जिसे हम कहते हैं चिन्ह फलन यानी सिग्नम फंक्शन। सिग्नम यानी साइन, साइन यानी चिन्ह, चिन्ह यानी साइन फलन की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, ये देखिए एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स इस फॉर्म में और एक्स अपॉन मोड ऑफ एक्स। अब यहां भी एक कंफ्यूजन है, इनमें से सही कौन सा है, क्या ये सही होगा या ये सही होगा? दोनों का रूप एक ही है, 1 अपॉन करने से वैल्यूज जो है वो प्रॉपरली हमें मिल जाती है। नहीं दोस्तों, फ्रैक्शन फंक्शन सॉरी ये सिग्नम फंक्शन जो है वो कौन सा सही होगा, ये सही होगा, ये सही नहीं है। आपके x का वैल्यू जो है वो अपॉन में आना चाहिए। x का वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे आपको जो है इसके मान प्राप्त होते जाएंगे। ठीक है, अब यहां सिग्नम फंक्शन के लिए अगर हम एक ग्राफ बनाएं तो आपको चीजों के बारे में जानकारी होंगी। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये सॉरी महत्तम पूर्णांक नहीं लिखूंगा मैं, यहां थोड़ा मिस्टेक है, ये मापांक फलन है, मापांक है महत्तम पूर्णांक नहीं है, मापांक फलन होगा, महत्तम पूर्णांक का साइन नहीं है इसमें। मापांक फलन जो है, मापांक का मतलब क्या होता है, मापांक का मतलब है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज इंक्लूड है। अर्थात क्या हुआ, ये फलन परिभाषित हुआ आर से आर में। ठीक है, और अगर हम मापांक फलन की बात करते हैं तो यहां साफ साफ समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि यहां पर अगर हम 0 रखें, यहां 0 रखें तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, 0/0 फॉर्म आ जाएगी, है ना। लेकिन यहां एक विशेष बात है फंक्शन की, उस पर आप गौर करें। बिल्कुल 0/0 फंक्शन आती है अगर हम लिमिट के अकॉर्डिंग इसकी बात करते हैं। ये ओरिजिन देखो, अगर हम इस फंक्शन को ग्राफिकली शो ऑफ करते हैं तो हमारे पास यहां पर ये वैल्यू जो है 1 और 1 के जस्ट आफ्टर, मतलब जहां पे ये पॉइंट 0 से बाहर निकल रहा है जस्ट आफ्टर, ये थोड़ा मैंने बबल बड़ा बनाया है, तो ये हमारे पास इसका वैल्यू हमेशा क्या रहता है +1 रहता है कंप्लीट। और ये मैं यहां ये एक बबल बना रहा हूं, इस पर वैल्यू इसका हमेशा क्या रहता है -1 रहता है। ऐसा क्यों सर? और 0 पे इसका वैल्यू क्या रहता है 0। अभी अभी बात हम कर रहे थे क्या कि सर मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स जो है 0/0 फॉर्म है, इनडिटरमाइंड यानी अनिर्धारीय है। अनिर्धारीय का वैल्यू कैसे आया? तो यहां मैं एक छोटी सी बात बताऊं, जब हम फंक्शन कर रहे होते हैं, कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो जब किसी फंक्शन के कारण न्यूमरेटर पार्ट के अंदर
हम जीरो फाइंड आउट कर लेते हैं तो एक्चुअल वैल्यू जो है उसका वैल्यू क्या होगा, उसके कारण 0/0 फॉर्म नहीं बनता है। जो यहां से वैल्यू फाइंड हुआ है उसी को हम क्या करते हैं, उसका वैल्यू मानते हैं। तो यहां पर हमें 0 रखते ही 0 मिला, क्योंकि मेन फंक्शन जो है, जो इसमें डिफरेंसेस डालने वाला फंक्शन है, वो कौन सा है, वो है मापांक फलन। मापांक फलन हमें वहां क्या परिणाम देता है, उसी के आधार पर हम इसके मानों को क्या करते हैं, मानते हैं। इसीलिए mod of x अपॉन x में 0 का मान जो है वो क्या होता है, 0 होता है। अब जैसे ही हम आगे की तरफ जाते हैं यानी पॉजिटिव में, तो मैंने मान लो ले लिया 1.1 मापांक फलन में 1.1 ही रहेगा, नीचे भी 1.1 है, कैंसिल हो गया, क्या आया 1। अब मैंने ले लिया 2.4 क्या आया 1, यानी कि पॉजिटिव साइड में इसका मान सदैव क्या रहेगा, +1, मैं प्लस लगा रहा हूं, और नेगेटिव साइड में इसका मान सदैव क्या रहेगा, -1। ओके, अब देखिए ये -1। सिग्नम फलन में हमें केवल और केवल क्या मिलता है, दिए गए फंक्शन में, जो भी फंक्शन हमें यहां दिया गया है, दिए गए फंक्शन में चिन्ह का निर्धारण मिलता है प्लस माइनस। लेकिन फिर भी हमें कई बार इनके प्रांत और परिसर पूछ लिए जाते हैं। साफ साफ दिख रहा है, देखिए आप, इसका प्रांत क्या होता है, ये देखिए जो भी प्रांत है, प्रांत क्या हो गया, रियल नंबर। और बात किसकी आती है, परिसर की। तो परिसर जो होता है -1, 0 और 1, 3 ही मान होते हैं इसके परिसर में, -1, 0 और 1। इसकी सहायता से हम जो है इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो कुछ ग्राफिक कैलकुलेशन जो विशिष्ट फंक्शन है उनके बारे में हमने सीखा। फंक्शन के प्रकार की जब हम बात करके चलते हैं तो फंक्शन के प्रकार में देखो, स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो हमने पढ़ लिए। अब अलजेब्रिक फंक्शन में हमारे पास बहुत से फंक्शन आते हैं, जैसे f(x) = x² आता है, x³ आता है, इस प्रकार से अलजेब्रिक फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शंस आते हैं, इनके बारे में स्टडी हम कर चुके हैं। ग्राफिक सिचुएशन भी इनकी बड़ी आसान है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए हम फंक्शन को आपस में क्या कर देते हैं, कंबाइंड कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां से जब हम फंक्शन को कंबाइंड करते हैं तो यहां से हमारे 12th की बुक जो है वो क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। फंक्शन संयुक्त फलन के रूप में 12th की बुक के प्रथम लेसन में आपको दिया गया है। अब तक का जो मैटर था ये सब का सब कहां था, 11th में। मैंने शॉर्ट रूप में आपको केवल उससे क्या किया, रिलेट किया। कुछ बातें यहां मैं और ले लेता हूं ताकि 12th का वीडियो देते समय में कंप्लीट 12th का मैटर प्लस क्वेश्चन आपको दिए जा सके। ठीक है, तो मैं यहां फंक्शन से रिलेटेड एक बात को थोड़ा और रिपीट करता हूं, प्रांत और परिसर। देखना जरा, ये चीजें हमने बढ़िया तरीके से पढ़ी है, हर फंक्शन के अंदर मैंने आपको बताया है, लेकिन थोड़ा समझना है। प्रांत यानी डोमेन क्या है, बहुत सिंपल, x के वे मान जब फलन परिभाषित हो। x के वे मान जब फलन जो है वो क्या हो, परिभाषित हो, क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है। अब देखिए कुछ फलन ऐसे हैं, जैसे मान लो मैंने एक फलन लिया f(x) = log of x। अब आप कहोगे सर आपने इसका तो ग्राफ नहीं बताया। आसान था, कुछ लंबी, इसमें मतलब कुछ विशिष्ट बातें नहीं थी, इस कारण से मैंने ग्राफ नहीं बताया। फिर भी देख लेते हैं। log of x फंक्शन जो होता है उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है, x y, और फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो इस प्रकार से होता है। ये वैल्यू 1 पे 0, क्योंकि log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0। ये ओरिजिन है। 1 से छोटे मानों के लिए log नेगेटिव है, 1 से बड़े मानों के लिए log जो है वो क्या है, पॉजिटिव होता है। तो यहां देखिए, अगर फलन f r से r में डिफाइन है तो हमें क्या मिल गया, बहुत ही सिंपल सी बात है, हमें क्या मिल गया, प्रांत मिला इसका। देखो आप, प्रांत क्या मिला, देखिए आप कहां से डिफाइन है, ये वैल्यू इधर आ रही है, ये x एक्सेस को टच नहीं करेगी, यानी ग्राफ x एक्सेस को टच करता ही नहीं है। इसका मतलब x का मान 0 होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सॉरी y एक्सेस को टच नहीं करता, तो y एक्सेस को जब टच नहीं करता है तो x का मान 0 होगा ही नहीं। और जब x का मान 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब अपने पास प्रांत जो है वो क्या हो गया, x > 0।
x ग्रेटर देन क्या हो गया 0। अब बात करते हैं किसकी, परिसर की। ग्राफ से हम बड़ा ही आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। परिसर क्या है, परिसर देखिए माइनस इंफिनिटी से चल रहा है और कहां जा रहा है, प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है, यानी नीचे से ऊपर तक सारा मान हो सकता है, तो log में सब कुछ फाइंड किया जा सकता है। इसका मतलब परिसर क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। बहुत सिंपल सी बात है। तो log फंक्शन को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। एक ग्राफिक बात और बता देता हूं मैं प्रांत परिसर में, f ऑफ x इक्वल टू e टू पावर x, एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल का और ले लेते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए ये x, ये y, ये ओरिजिन, इसका ग्राफ यूं होता है। अब आप कहोगे सर आपने तो सीधा ग्राफ बना दिया, हमें कैसे पता लगेगा। अब देखिए ना, आप वैल्यूज को 0 से पॉजिटिव साइड में ले जाइए। अब आप जानते हैं e का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 2.72, अप्रोक्सीमेट वैल्यू e इज इक्वल टू, अप्रोक्सीमेट कर दूंगा मैं इसे, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो अब देखिए, अब इधर जैसे हम जाएंगे इसका वैल्यू क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन कहां से ऊपर मिलेगा, ये देखो ये है x का मान 0 और y का मान 1, एक से बड़ा मिलेगा निश्चित। और जैसे ही हम नेगेटिव x की तरफ आएंगे इसका वैल्यू 1/e हो जाएगा, जितना भी उसकी पावर है, और वो वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा। लेकिन एक्सपोनेंशियल कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर नहीं होता तो यहां से हमें क्या मिला, यहां से मिला प्रांत। प्रांत क्या है, देखो x माइनस इंफिनाइट से इंफिनाइट पूरी दूरी पर मान दे रहा है। और परिसर, परिसर देखिए, परिसर देखिए y x को टच नहीं कर रहा, मतलब y 0 नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, y हमेशा क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी परिसर जो है वो क्या है, हमेशा ग्रेटर देन 0 है। इस प्रकार से हम जो है प्रांत और परिसर को बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को वीडियो में जो कंटेंट दिए हैं वो समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा है, समझ में आया है, तो आप रामेश्वरम क्लासेस जो हाईटेक चैनल के नाम से हमारा जो ये चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ जोड़िए, जिससे कि उनको भी ये कंटेंट प्रॉपरली मिल सके और वो अपने ज्ञान को बढ़ा सके। थैंक यू।